हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस आईएएस एकेडमी में। जैसा कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं 12th की। एनसीईआरटी का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूं। आज इसका दूसरा चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और दूसरे चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्लास है। आपका दूसरा ये अध्याय है, बड़ा मजा आने वाला है। इसमें ज्यादातर मैं जो चर्चा करूंगा भारतीय लोकतंत्र की तो चर्चा करूंगा, लेकिन लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए उसकी भी चर्चा करूंगा। जैसे हमने चुनौतियों से निपटने का तो काम किया, भारतीय नेताओं ने भी चुनौतियों से निपटने का काम किया। अब चुनौतियां जो हमारे सामने थी, अब लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, तो लोकतंत्र के सामने ये चुनौतियां थी कि इतने बड़े देश में जो लोकतंत्र है, इतने बड़े मुल्क में चुनाव कैसे कराया जाए। भाई जब चुनाव होगा तभी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में इन सारे टॉपिकों की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा और कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार कांग्रेस का जो प्रभुत्व था क्यों रहा, ऐसा क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, जिसमें एक तरफा जीत कराई, और 1957 में जो दूसरा आम चुनाव हुआ उसमें भी एक तरफा जीत कराई, और जो 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ उसमें भी एक तरफा चुनाव जीत कराई। तो एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार रहा या एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के अगर हालात देखते तो कांग्रेस की दूसरी हालात है, लेकिन हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? जब भारत देश आजाद हुआ उस समय लोकतंत्र को स्थापित करने की भारत देश के सामने चुनौती थी, या कह सकते हैं भारतीय नेताओं के सामने चुनौती थी। तो चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस समय हालात ठीक नहीं थे और भारत के पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके, और ज्यादातर जो देश की आबादी थी वो अनपढ़ थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है उस समय मात्र 15% आबादी ही पढ़ी लिखी थी। और अगर जब निर्वाचन हुआ था तो 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 17 करोड़ मतदाता आपके सामने थे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपके सामने लिखता हूं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या चैप्टर का नाम था? एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये आपका ब्लैक, एक दल के प्रभुत्व का दौर। किसका दौर? प्रभुत्व का दौर। किसका दौर? प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर। किसका दौर? एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर किसका रहा? कांग्रेस पार्टी का रहा। किसका रहा? कांग्रेस पार्टी का रहा। इसकी थोड़ी सी और मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं पहले आम चुनाव की चर्चा कर लूं, जैसे मैं पहले आम चुनाव की आपके सामने चर्चा करूं। जैसे पहला जो आम चुनाव हुआ था, पहला जो आम चुनाव हुआ था, पहला आम जो चुनाव हुआ था, पहला जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ? 1952 में। कब हुआ? 1952 में। 1952 में। और जो पहला जो आम चुनाव हुआ था इसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर था। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। ऐसा क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। और कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार था शहरों के अलावा गांव गांव तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा हुआ था। उसमें मजदूर तबका भी था, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, अल्पसंख्यक भी थे। हर तबका कांग्रेस पार्टी के साथ था। पहला कारण तो यह था, इसलिए एक दल का प्रभुत्व रहा पहले आम चुनाव में। दूसरा कारण कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों की आस्था थी, लोगों का विश्वास था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए ज्यादातर लोगों ने, कुल मिलाकर कह सकते हैं 2/3 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ही चुना और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्यों सर ऐसे तो तानाशाही हो सकती है, पर एक दल का ही प्रभुत्व का दौर क्यों था? क्या विपक्षी पार्टियां नहीं थी क्या? हां थी। जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कुछ पार्टियां थी, लेकिन उनका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों में था या सीमित था। जैसे मैं जनसंघ की बात कर लूं, जनसंघ का प्रभाव ज्यादातर हिंदी बेल्ट में ही था और ज्यादातर शहरों तक था, जबकि कांग्रेस का प्रभाव पूरे भारतवर्ष पे था और उसके पास एक करिश्माई नेतृत्व था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू।
और एक सिंपैथी थी, वो आप इस बात को जानते हैं। तो पहले आम चुनाव की जब हम चर्चा करते हैं, पहले आम चुनाव की जब चर्चा करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को पहले आम चुनाव में 489 सीटों में से 489 सीटों में से 364 सीटें मिली। कितनी मिली? 364 सीट मिली। 364 सीट मिली और 364। और जब हम दूसरे चुनाव की बात करते हैं, दूसरा आम चुनाव की, दूसरा चुनाव जो आम चुनाव हुआ वो कब हुआ? 1957 में। लिख सकते हैं 1957। इसमें भी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तब भी 494 सीटों में से 371 सीटें जीतकर आई। कौन? कांग्रेस पार्टी। 371 सीट चुनाव जीतकर आई कांग्रेस पार्टी। तो पहला आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। किसका रहा? कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। प्रभुत्व या एक दल के प्रभुत्व का कह सकते हो, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। और दूसरे जो आम चुनाव हुआ 1957 में, उसमें भी रहा। अब तीसरे आम चुनाव की जब हम चर्चा करते हैं, जैसे मैं तीसरे आम चुनाव की बात करूं 1962 में। कब हुआ? 1962 में जो तीसरा आम चुनाव हुआ, इसमें 494 सीटों में से 361 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतकर आई। अब आपको लगेगा ऐसा क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? तो इसके साथ सीधा सीधी बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार शहरों में तो था और अंतिम छोर के व्यक्ति तक कह सकते हैं, या गांव गांव धाड़ी धाड़ी तक था। और हर तबके का, हर धर्म का, हर जाति का तबका कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। और दूसरी बात आप जानती हो, कांग्रेस पार्टी के साथ एक टैग था कि देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और पहला आम चुनाव हुआ था, इसलिए दूसरी पार्टियों के बारे में आम जनता को ज्यादा नहीं पता था। आम जनता को ज्यादा नहीं पता था। एक बात और बता देता हूं, जब 1952 का पहला इलेक्शन हुआ, ज्यादातर अगर आज वर्तमान की हम बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां हमेशा जो सत्ता में आती है या विपक्षी पार्टियां हार जाती हैं, तो सत्ता में जो पार्टी आई है उस पर आरोप लगाती है, जैसे ईवीएम हैक हो गई, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, दोबारा चुनाव कराया जाए, सत्ताधारी अपनी मनमानी कर रही है, निर्वाचन आयोग उसके अंडर में काम कर रहा है। लेकिन जब पहला आम चुनाव 1952 का हुआ था, तब कुछ ऐसा नहीं था और विपक्षी पार्टियों ने यह स्वीकार किया कि 1952 का पहला जो आम चुनाव हुआ है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ है और जनता ने जो फैसला किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि पहली बार चुनाव हो रहा था। क्या हो रहा था? पहली बार चुनाव हो रहा था। तो कुल मिलाकर चाहे पहला आम चुनाव हो, चाहे दूसरा आम चुनाव हो, चाहे तीसरा आम चुनाव हो, तीनों आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था। इसलिए चैप्टर का नाम भी क्या है? एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आम चुनाव की तो हमने आपके सामने चर्चा कर ली, आम चुनाव की तो आपके सामने चर्चा कर ली, लेकिन चुनाव कराएगा कौन? चुनाव कराएगा कौन? इसके पीछे बड़ी एक मेहनत लगती है, कर्मचारी लगते हैं। तो इसको चुनाव कराने के लिए हां, तो पहला जो चुनाव हुआ था, इसका चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया। निर्वाचन आयोग का गठन किया। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। और पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। अगर वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में कौन है इस समय? जैसे वर्तमान कौन है इस समय? वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा। और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और निर्वाचन जो आयुक्त होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष या जो भी पहले 6 वर्ष या 65। 6 वर्ष हो सकता है या जो भी पहले हो जाए 65।
6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 की उम्र हो जाए तो ये कार्यकाल होता है। ये आपको विशेष रूप से बात पता है। अगर इसकी हम भाग करें, ये कौन से भाग में आता है, कौन से भाग में आता है, तो आपको पता है संविधान 22 भाग होते हैं, तो ये आपका 15वां भाग है। कौन सा भाग है? 15वां। संविधान का भाग कौन से में आता है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, भाग 15वां। और निर्वाचन आयोग जो होता है वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इन निर्वाचन आयोग के बारे में पूरी जानकारी होती है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसकी हम चर्चा करते हैं, जब पॉलिटी हम पढ़ते हैं तो इसकी हम चर्चा आपके सामने करते हैं। अब मूल बात पे आ जाता हूं। मैं एक दल के प्रभुत्व के बारे में आपको बता रहा हूं कि चुनाव 1952 हुआ, लेकिन इसके पीछे कहानी थी। चुनाव कराना इतने बड़े देश में कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा थी। अभी मुल्क आजाद हुआ था, अभी मुल्क आजादी के साथ साथ क्या कहते हैं, साक्षर भी नहीं था। और एक बात और कही जाती है, जितने भी मुल्क थे जहां लोकतंत्र था वहां आबादी पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश था, अभी अभी आजाद हुआ था, गरीबी से जूझ रहा था, और इतने हमारे पास संसाधन भी नहीं थे कि इतने बड़े देश में चुनाव कराया जाए। इसलिए विदेशी मुल्क तो ये कह रहे थे, उनके जो भी चैनल या अखबार लिखने वाले या जो भी पत्रकार, के भारत देश में लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता, सफल हो ही नहीं सकता। कई पत्रकारों ने तो ऐसा लिखा, ये सबसे बड़ा जुआ होगा कि भारत में कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ये भारतीय राजनेता बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। भाई, जाहिलों के देश में लोकतंत्र, इतने बड़े अनपढ़ देश में लोकतंत्र, अगर पश्चिमी मुल्कों में तो लोकतंत्र था, लेकिन इतने बड़े देशों में लोकतंत्र नहीं था। ये बात को आप विशेष रूप से जानते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती थी, निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती थी। और यह बात आपको विशेष रूप से पता है कि जब भारत देश आजाद हुआ तभी से राष्ट्र के सामने चुनौतियां थी, और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां थी उससे निपटने का काम भारतीय नेताओं ने किया। जिस प्रकार मैं उदाहरण दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का चुनौतियां थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण, जैसे राज्यों का विलय कराना, वो भी चुनौतियां थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन चुनौतियों को दूर किया। अब जैसे भारत का बंटवारा हुआ, उस समय वो भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि चुनौती क्या थी? सांप्रदायिक दंगे और धर्म के आधार पर एक दूसरे के प्रति जहर घोलने का काम करना। क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा देश था, और भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता था। इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे धर्म, इतने बड़े देश में क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि इतने बड़े देश में लोकतंत्र सफल हो पाएगा? क्या क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा? तो लोकतंत्र अपना तो लिया, लेकिन लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जा सके? तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भारत के सामने कई प्रकार की चुनौतियां आ रही थी, कई प्रकार की चुनौतियां आ रही थी। वो चर्चा मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से करूंगा, स्पष्ट रूप से करूंगा। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, इतना आपकी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत बता दिया। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पूरा हम कंप्लीट तरीके से बताएंगे। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हां, तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर है। हां, अब जैसे एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार जब 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व क्यों था? ये बार बार बातें आती रहेंगी, दोहरान होता रहेगा। आपको लगेगा सर बार बार क्यों बोलते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल सकता हूं। तो कहते हैं कि आपको यह बात पता है कि अंदाजा इस बात का लग चुका है कि स्वतंत्र भारत का जो जन्म हुआ था बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था। कौन सी कठिन परिस्थितियां? कौन सी कठिन परिस्थितियां? उसी दौरान, उसी दशक में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन भी हुआ था, पहली बात। और जब भारत देश आजाद तो हुआ था 1947 को, लेकिन आजादी के साथ साथ भारत देश का बंटवारा भी हुआ था, द्विराज सिद्धांत के आधार पर, 2 कौमों के आधार पर। उस दौरान में बहुत बड़ा विस्थापन भी हुआ था, जिसमें करोड़ों लोग विस्थापित भी हुए थे, और 15 से 20 लाख लोग को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। यह बात आपको पता है, ये चुनौतियां आपके सामने थी, ये बड़ी कठिन परिस्थितियां थी, और इन कठिन परिस्थितियों में चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया, और अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अपने इस देश के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, यह बात आपको बता चुका हूं, और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को अपनाया जा सकता
है, अपनाया नहीं जा सकता। जैसे 1940 के दशक में या 1950 के दशक में जितने भी देश आजाद हो रहे थे, वो देश आजाद तो हुए लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को नहीं अपनाया। लेकिन भारत ने ये रिस्क लिया, भारत ने ये रिस्क लिया लोकतंत्र को अपनाकर, और ये रिस्क लिया, वो सफल भी हुआ। लेकिन और मुल्क, जितने भी मुल्क थे, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि लोकतंत्र को अपनाया जाए। ये बात हमारे सामने थी। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। भारत ने कहा कि राष्ट्रीय एकता अखंडता की तो हम रक्षा करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा लोकतंत्र में ही हो सकती है, लोकतंत्र को कायम करने से ही हो सकती है। और जहां लोकतंत्र होगा वहीं अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ भी पहुंचेगा। इसलिए भारत ने दूसरे देशों से कुछ नहीं सीखा। भारत के नेताओं ने कहा कि हम तो लोकतंत्र को अपनाएंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्टी का शासन होगा या तानाशाही होगी, वहां आम जनता को लाभ नहीं पहुंच पाएगा और जन कल्याणकारी योजनाओं पर कुछ ही लोगों का प्रभुत्व हो जाएगा। इसलिए भारत देश ने लोकतंत्र को ही अपनाया। किसको अपनाया? लोकतंत्र को ही अपनाया। तो कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत बनाने के लिए, विविधताओं की रक्षा करने के लिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ध्यान भी रखने के लिए हम भारत सरकार ने लोकतंत्र को अपनाया। ठीक, तो लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे कुछ नेता कह रहे थे, लेकिन भारत के राजनेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि लोकतंत्र से कोई तनाव फैलेगा, लोकतंत्र से कोई तानाशाही आएगी, ऐसा कुछ नहीं था। और उपनिवेशवाद, भारत तो उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का, ब्रिटिश का। भाई गुलामी तो था, भारत अभी आजाद हुआ था। तो उपनिवेशवाद के चुंगल से अभी अभी भारत आजाद हुआ, और भी देश आजाद हुए थे, जैसे आपके कह सकते हैं आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके देश भी आजाद हुए थे, जिसे हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तो कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई, लेकिन भारत देश में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कायम नहीं हुई। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि लोकतंत्र में ही जनता खुशहाल रह सकती है, लोकतंत्र ही आम जनता को गरीबी से उभार सकता है, निकाल सकता है। यह बात आपको विशेष रूप से पता होगा। इसलिए भारत के राजनेताओं ने या भारत सरकार ने लोकतंत्र के सामने चुनौतियां तो थीं, लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने लोकतंत्र को अपनाया। किसको अपनाया? लोकतंत्र को अपनाया। और लोकतंत्र को अपनाने के लिए भारत सरकार ने चुनाव भी कराया, और चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन भी कराया। लेकिन इतने बड़े देश में चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था निर्वाचन आयोग के लिए भी, क्योंकि उस समय जब मतदाताओं की अगर बात आती है, उस समय भी भारत देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 17 करोड़ मतदाता थे। अब इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, कहीं प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता का था। अब मान लो किसी लोकतंत्र में या किसी देश में किसी एक कोई नेता, जैसे किसी एक नेता का नेतृत्व हो, और जैसे ही वो नायक के रूप में आता है तो वो तानाशाही रवैया अपनाने लगता है। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं था, कोई तानाशाही रवैया नहीं था। ठीक है, हमारे देश में भी लोग नेता को नायक के रूप में पूछते हैं, लेकिन लोकतंत्र अगर मजबूत बनाना है तो देश में किसी भी नेता को भगवान या नायक के रूप में नहीं पूजना चाहिए। यह बात भीमराव अंबेडकर ने भी कही थी। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। तो एक दल का शासन कायम हुआ, या कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना की सत्ता भागडोर संभाली। मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जो 1940 के दशक में आजाद हुए, जहां किसी एक नेता का ही शासन हुआ, वो तानाशाही रवैया अपनाया, या उन देशों में लोकतंत्र नहीं अपनाया, शासन सेना के हाथ में चला गया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। शासन सेना के हाथ में नहीं था, शासन हमारे राजनेताओं के हाथ में था। कुल मिलाकर राजनेता लोकतंत्र के आधार पर चल रहे थे। भारत देश का एक संविधान था, और संविधान आपको पता है, संविधान में आपको स्पष्ट रूप से मूल अधिकार भी दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने? पहले 7 थे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहां है? ये भारत देश में जो संविधान लागू हुआ था तो ये लोकतंत्र में तो था। ठीक, अब जैसे हम बात चर्चा करें, अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई थी कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर लिया जाएगा। जैसे भारत देश की मैं बात करूं, जैसे भारत आजाद हुआ, और भारत आजाद तो हो गया, और भारत में अगर लोकतंत्र नहीं होता
अलोकतांत्रिक होता और वहां भारत देश के नेता कहते कि हम धीरे धीरे लोकतंत्र को कायम कर देंगे, तो भारत में प्रवृत्ति कुछ अलग होती। लेकिन भारत के राजनेताओं ने या भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे ही लोकतंत्र को अपनाया। क्योंकि और देशों की स्थिति आपने देख ली थी, और देशों ने भी वादा तो किया था कि अभी हम लोकतंत्र नहीं ला रहे, अभी अलोकतांत्रिक तरीके से या सेना के हाथों में बागडोर के आधार पर शासन चलाएंगे और धीरे धीरे लोकतंत्र आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादा दक्षिणी एशिया के देश या अफ्रीकन देशों में आपको लगता है वहां तानाशाही प्रवृत्ति अपनाने आने लगी, जिससे आम जनता का नुकसान हुआ। जैसे आम जनता के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो आम जनता को नहीं दिए गए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए। उन देशों की बात कर रहा हूं जो दूसरे मुल्क थे, जो 1940 के दशक में आजाद हुए थे। भारत में भी परिस्थितियां बहुत कुछ अलग नहीं थी, भारत में भी परिस्थितियां कुछ अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने, मैं वही बात कह रहा हूं, नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुना। हालांकि लोकतंत्र का रास्ता कठिन था, क्योंकि भारत देश के पास संसाधन नहीं थे, गरीबी थी, अशिक्षा थी, और ज्यादातर देश की आबादी अनपढ़ थी, मात्र 15% ही साक्षर थे। फिर भी भारत ने बड़ा रिस्क लिया कि हम तो लोकतंत्र को ही अपनाएंगे, हम यहां की जो शासन की बागडोर सेना को नहीं सौंपेंगे, यहां अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चलाएंगे। भारत में जो सरकार चलेगी वो लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र में ही आम जनता को अधिकार मिलते हैं, लोकतंत्र में ही अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंच पाएगा, लोकतंत्र में ही हमारा गांव मजबूत हो पाएगा, लोकतंत्र में ही ग्रामीण स्वशासन मजबूत हो पाएगा। इसलिए भारत के नेताओं ने बड़ा रिस्क लिया और लोकतंत्र को अपनाया। क्या लिया? लोकतंत्र को अपनाया। तो बड़ी कठिन रास्ता चुन लिया। अब जैसे भारत ने कठिन रास्ता तो चुन लिया, लेकिन विदेशी मुल्क या पश्चिमी मुल्क भारत की, कहते ना जैसे खोचड़ी उड़ाते हैं, भारत का मजाक बन गया भारत का। देखो, भारत जाहिलों का देश, अनपढ़ों का देश, गरीब देश, भिखारी देश, क्या लोकतंत्र को सक्सेस कर पाएगा? क्या लोकतंत्र को सफल बना पाएगा? भारत में कभी लोकतंत्र सफल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन भारत देश की जनता ने और भारत देश के नेताओं ने ऐसे पश्चिमी मुल्कों के मुंह पर तमाचा मारा और एक सफल लोकतंत्र को कायम किया। और आज भी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का। भारत के लोकतंत्र से पूरी दुनिया सीखती है। इतनी बड़ी आबादी वाला देश, जहां हर व्यक्ति को अपनी फंडामेंटल राइट्स हैं, और इस भारत के लोकतंत्र में एक धर्मनिरपेक्ष शासन है। हमारा देश धर्म से नहीं चलता, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष शासन है। हमारा देश संविधान से चलता है। किससे चलता है? संविधान से चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो आश्चर्य की बात नहीं होती। ठीक है, मान लो कि उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी, हमने लोकतंत्र को अपनाया। मान लो अगर अलोकतांत्रिक शासन चुन लिया होता तो कोई अलग बात नहीं होती, चुन भी सकते थे। लेकिन भारतीय राजनेताओं की बड़ी दूरदर्शी सोच थी। तो एक बात तो स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, जब भारत देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आजादी की लड़ाई लड़ते समय ही यह बात बड़ी प्रमुखता से कही जा रही थी कि जब भारत देश आजाद होगा तो लोकतंत्र को ही अपनाएगा। और वही भारत ने किया, क्योंकि लोकतंत्र की महत्ता को भारत जानता था। महात्मा गांधी भी समझते थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी समझते थे। ठीक है, क्योंकि जब स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो गहरी प्रतिबद्धता किसके प्रति थी? लोकतंत्र के प्रति। किसके प्रति? लोकतंत्र के प्रति। अब जैसे हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे, जानते थे कोई दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन सचेत थे और राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे जैसे आज देखा जाता है, और वे राजनीति को समस्या के समाधान के रूप में देखते थे। लेकिन आज जैसे मैं कहूं, मैं भी राजनीति को कभी समस्या के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र है चुनाव भी होंगे, राजनीति भी होगी, और राजनीति के माध्यम से आम जनता का लाभ होना चाहिए। इसको समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर ये राजनीति समस्या होती तो देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और हमारा लोकतंत्र फल फूल रहा है, मजबूत हो रहा है, दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है, और दुनिया के देश सीखते हैं भारत से कि किस प्रकार भारत में लोकतंत्र मजबूत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और जब पहला जब चुनाव हुआ था उस समय भी 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 17 करोड़ मतदाता थे। लेकिन भारत के नेताओं के सामने यह भी चुनौती थी कि आखिर चुनाव कराए तो कैसे जाएं, क्योंकि भारत के पास संसाधन भी नहीं थी, परिस्थितियां भी बहुत अलग थी। जैसे
हर समाज के लिए फैसला करना जरूरी होता है, और उसका शासन कैसे चलेगा, वह किन कायदे कानूनों से चलेगा। तो इसके लिए हमारे देश में संविधान था, और संविधान में सारे प्रावधान थे। जब संविधान बना था उस समय 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, आप इस बात को जानते हो, ठीक है। उस समय 8 अनुसूचियां थी, आज वर्तमान में 12 हैं। अब अमल करेगा, चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प हमारे पास होते हैं, ऑप्शन होते हैं। तो किसी भी समाज में कई समूह होते हैं और इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं समूहों की, ग्रुपों की बात करूं, तो भारत देश में अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग आकांक्षाएं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्म। अब देखो, भारत देश में कोई आसान काम नहीं था। जैसे मैप के जरिए मैं बताऊं आपको, जैसे ये भारत है, मान लो ये भारत है, मान लो ये भारत है, जैसा नक्शा बनाओ एक बार देख लेंगे उसको। माना कि भारत है, और भारत एक विविधताओं से भरा देश है। भारत में क्या है, बहुत सारी विविधताएं, भारत में बहुत सारी विविधताएं। ये श्रीलंका मान लो, बहुत सारी विविधताएं। अब जैसे मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात में अलग भाषा गुजराती। जैसे महाराष्ट्र की बात करूं, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। अब जैसे मैं, ये गोवा छोटा सा है, ये कर्नाटक है, क्या है कर्नाटक है। ये आपका केरल है, क्या है केरल है। ये आपका तमिलनाडु है, क्या है तमिलनाडु है। इसके ऊपर आंध्रा है, ये तेलंगाना है, ये आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ। कुल मिलाकर अलग अलग भाषाएं। ये बंगाल है, क्या है, ये पूरा बंगाल प्रांत है, या बंगाली है। ये नीचे उड़ीसा है, क्या है उड़ीसा है। तो अलग अलग भाषाएं भी थी, और अलग अलग भाषाओं का ख्याल भी रखना था। और दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत की अलग आकांक्षाएं थी, क्षेत्रीय आकांक्षा। दक्षिण भारत की अलग क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आकांक्षा, अलग आकांक्षाएं थी कहां, दक्षिण भारत में। तो इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। तो इतने बड़े देश में लोकतंत्र को स्थापित करना भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इतने बड़े देश में 1 महीने में तो चुनाव नहीं कराए जा सकते थे, क्योंकि हमारे जो भी कर्मचारी थे उनको इस बात का अनुभव भी नहीं था। इससे पहले तो कभी चुनाव नहीं कराए थे। पहले जो चुनाव होते थे, जहां लोकतंत्र होता था, वो पश्चिमी मुल्कों पे था, वो विकसित राष्ट्रों में था। भारत तो विकसित राष्ट्र था ही नहीं। अभी तो भारत आजाद हुआ था गुलामी से, अभी तो चुनौतियों से निपट कर आया था, अभी तो चुनौतियों से निपट कर आया था। तो भारत के सामने ये चुनौती थी। अब जैसे हम पढ़ें, ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों की आपसी टकराव, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, टकराव निपट सकते हैं। इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। तो कुल मिलाकर चाहे जितने भी भारत देश में या किसी भी देश में बहुत सारी विविधताएं हों, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हों, जन आकांक्षाएं हों, बहुत सारे धर्म हों, बहुत सारे धर्म हों, उनकी आकांक्षाओं का, उनकी इच्छाओं का ख्याल, उनके सम्मान का, उनके फंडामेंटल राष्ट्रों का ख्याल लोकतंत्र में ही मजबूत हो सकता है, लोकतंत्र में ही ख्याल रखा जा सकता है। ये हमारे भारत देश के नेता स्पष्ट रूप से जानते थे, स्पष्ट रूप से इस बात को जानते थे, और इस बात को भी जानते थे कि सत्ता में प्रतिस्पर्धा भी होती है, आज भी है। सत्ता के लिए लोग कंपटीशन भी रखते हैं, आज भी कंपटीशन होता है, आज भी प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा तो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ये ग्रुप, जो ये समूह, ये तो लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, लोकतंत्र को कभी कमजोर करने का प्रयास नहीं करती। इससे तुम्हारी देश की एकता, अखंडता भी मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। तो सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति के 2 सबसे जाहिर चीजें, आप इस बात को जानते हो। जब सत्ता की लड़ाई लड़ी जाती है, वहां प्रतिस्पर्धा भी होती है, और विपक्षी पार्टियां भी होती हैं जो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करती हैं सत्ता में आने के लिए, कि कौन जनता के लिए ज्यादा बेहतर करेगा। कुल मिलाकर एक बात कहूं, बस जनता का लाभ होना चाहिए, चाहे कोई भी सत्ता में आए, कोई भी सत्ता में आए। जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उसमें जनता का लाभ उतना ही ज्यादा होगा। तो सत्ता, प्रतिस्पर्धा, राजनीति की 2 सबसे जाहिर चीजें, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना। तो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां, जैसे आज भी हैं, उस समय की दौर की बात अलग थी, तब ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन आज कुछ कटुता है, प्रतिस्पर्धा कुछ ज्यादा ही हो गई है, प्रतिस्पर्धा कुछ ज्यादा ही हो गई है। लेकिन इसको दरकिनार करो, ये प्रतिस्पर्धा जनहित में होनी चाहिए। इसमें होनी चाहिए जनहित में। इस प्रतिस्पर्धा के कारण ही आम जनता का लाभ होना चाहिए, और अंतिम छोर के व्यक्ति को कुल मिलाकर कह सकते हैं सतत विकास के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम होना चाहिए। इस बात को आप जानते हैं, अमल करना होगा, ठीक है। तो ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए प्रतिस्पर्धा में। तो हमारे नेताओं ने
इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया कि सत्ता भी होगी, प्रतिस्पर्धा भी होगी, लेकिन आम जनता का लाभ होना चाहिए। कुल मिलाकर काम जनहित का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? जनहित का होना चाहिए। इसलिए भारत देश ने लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र को स्थापित करने में भारत देश के सामने चुनौतियां तो थी, लेकिन फिर भी भारत ने बड़ा कड़ा निर्णय लिया। समस्या आएंगी, फिर भी देखा भारत ने कि हम लोकतंत्र को ही अपनाएंगे और चुनाव कराएंगे। अब जैसे हम बात करें, आपको याद होगा जैसे हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हमारा संविधान जो अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को लागू कब हुआ आपको पता है, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अमल में आया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में टाइम लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता ही है, संविधान उनको संविधान रचयिता कहा जाता है, उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब भारत देश आजाद हुआ, उससे पहले तो अंतरिम सरकार थी, चुनाव तो हुआ नहीं था। 1947 में आजाद हुआ, पहला चुनाव तो 1952 में हुआ, तो अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो कुल मिलाकर उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। ये बात सामने आने लगी। अभी जब देश आजाद हुआ तब अंतरिम सरकार की जरूरत थी जो शासन को चला सके, लेकिन अंतरिम सरकार को यह पता था कि आने वाले समय में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमें चुनाव कराना पड़ेगा। अंतरिम सरकार क्यों बनाई? क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी, बड़ी चुनौतियां थी, तो चुनौतियों से निपटने के लिए एक सरकार की आवश्यकता थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, इतना पता होगा। अब जैसे हम आगे की बात करते हैं तो संविधान ने नियम तय किए। अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी और शुरू में एक बात का ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। हमारे राजनेताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। वो अंदाजा लगा रहे थे कि हम आम चुनाव तो कराएंगे, 1950 में ही करा लेंगे। शुरू में इसी बात का अंदाज था, तक 1-2 महीने में इलेक्शन करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। निर्वाचन के पीछे भी कहानी होती है। हमारे पास ट्रेंड कर्मचारी भी नहीं थे जिन्होंने पहले कभी चुनाव कराए थे। उनको पहले ट्रेनिंग दी जा रही थी कि चुनाव होगा कैसे। पहले तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ करता था। तो जब चुनाव 1952 का होने की तैयारी हो रही थी उसमें बहुत समय लग गया। क्या लग गया? बहुत समय लग गया। जिस निर्वाचन का आयोग का गठन 24 जनवरी 1950 को किया वो भी चुनाव नहीं करा पाया। मतदाता सूचियां तैयार करना, अभी देश में जो क्षेत्र होता है ना, जैसे विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, उनका सीमांकन करना, तो सीमांकन करना भी कोई आसान काम नहीं था। ये निर्वाचन आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्षेत्र का सीमांकन करो कि कितनी विधानसभाएं होंगी। उस समय लगभग 3200 विधानसभाएं थी। और मतदाता सूचियों का भी तैयार करना, और मतदाता सूची तैयार करने में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। जो निर्वाचन आयोग और जो हमारे देश के नेता चाह रहे थे कि चुनाव आसानी से करा लिया जाएगा, मतदाता सूचियां भी तैयार हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जब 1950 में मतदाता सूचियां तैयार हो रही थी, 40 से 50 लाख महिलाओं के उन मतदाता सूचियों में नाम छूट गए, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी मतदाता सूचियां बनी थी, जो भी महिलाएं थी, उसमें उनके न तो पति का नाम था न उनके पिता का नाम था। कुल मिलाकर अलाने की बेटी, फलाने की बेटी, कौन किसकी बेटी, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो बहुत सारी गड़बड़ियां थी मतदाता सूचियों में। तो निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि अभी जल्दबाजी में चुनाव नहीं कराए जा सकते। अभी हमें ज्यादा से ज्यादा, जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और फिर मतदाता सूची का पुनरावलोकन किया और मतदाता सूची में सुधार भी किया। और क्षेत्र, जो भी क्षेत्र थे, पूरे भारत देश इतना बड़ा था, उसका सीमांकन किया कि कौन सा क्षेत्र कौन सी विधानसभा में होगा, कौन सा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र होगा। तो ये कोई आसान काम नहीं था, ये कोई आसान काम नहीं था निर्वाचन आयोग के सामने, ठीक है। तो भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ, 24 जनवरी 1950 में हुआ। और सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयुक्त थे। और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और या उम्र उसकी 65 हो जाए, या उसकी उम्र 65 हो जाए, ये बात भली बात ही जानते हो। जब निर्वाचन आयोग की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 324 भाग 15वां आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका विवरण मिलता है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, विवरण कराऊंगा आपके सामने, ठीक है।
तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और आप आज वर्तमान की बात करूं, कौन है? सुशील चंद्रा। क्या नाम है उनका? सुशील चंद्रा। तो उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन नहीं थे, चुनाव आयोग के पास इतने कर्मचारी नहीं थे कि 1 से 2 महीने में इतने बड़े देश में चुनाव करा दें। जहां हमारे देश में मात्र 15% आबादी ही साक्षर थी और विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में या अनपढ़ देश में लोकतंत्र नहीं था, ज्यादातर विकसित राष्ट्र थे। तो निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी यह समस्या थी। हमारे राजनेताओं ने भी इस बात को सोचा, राजनेताओं ने भी इस बात को सोचा कि चुनाव होगा तो होगा कैसे। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। इसी बात का तो मजाक उड़ाया जा रहा था पश्चिमी मुल्कों के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमी मुल्कों के द्वारा। ठीक। अब जैसे भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़ी बात कह गए थे। हमारे देश की राजनीति में क्या होता है? राजनीति में हम सुधार तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम करप्ट, रेपिस्ट या अपराधी को चुन लेते हैं और हम राजनीति में ऐसा नायक तैयार कर देते हैं वो कभी कभी न कभी तानाशाह बन सकता है। तो लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो किसी भी राजनेता को नायक के रूप में मत पूछो। अगर आपने वो नायक बना दिया तो वो तानाशाह रवैया अपना सकता है। इस बात को भीमराव अम्बेडकर ने जब कहा था, जब भारत देश आजाद हुआ, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो क्या कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करता, आज भी करता है, आज भी करता है, आज भी करता है। हिंदुस्तान में नायक की पूजा की जाती है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा भयानक है, खतरनाक है। वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, कमजोर होता है। ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा। तो उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में अगर नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में कभी भी नायक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब नायक की भूमिका होती है वो तानाशाही हो सकता है और अलोकतांत्रिक तरीके से वो सरकार को चला सकता है और संविधान को भी बदल सकता है, जिसमें आम जनता का नुकसान होगा और जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको लाभ नहीं पहुंच पाएगा। इस बात को भली भांति ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन फिर भी भारत देश की राजनीति में आज भी हमारे देश में नेताओं को नायक के रूप में पूजा जाता है। वो कभी तानाशाह भी हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी की हम बात कर लें, इंदिरा गांधी एक तानाशाह के रूप में उभरी। उन्होंने 1975 के कार्यकाल के दौरान आपातकाल लगा दिया, अघोषित कर दिया, क्योंकि उनको स्पष्ट बहुमत मिल चुका था। ठीक। अब जैसे चुनाव आयोग की बात करें, किसकी? हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं था, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश था। भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र भी था। यहां गरीबी थी, यहां संसाधनों का अभाव था, अभी अभी राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां भी थी। आप जानते ही हो, विस्थापन के साथ, बंटवारे के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी थी। तो चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। यह सीमांकन करता कौन है? निर्वाचन आयोग। और जरूरी था फिर भी मतदाता सूची, यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। अब जैसे लोकतंत्र आ जाए, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 1952 में जो चुनाव कराया, और पहली बात, एक अच्छी बात बता देता हूं, जितने भी पश्चिमी मुल्क थे, जितने भी विकसित राष्ट्र थे, वहां महिलाओं को भी वयस्क मताधिकार नहीं था। लेकिन भारत देश गरीब राष्ट्र होने के बावजूद, संसाधन कम होने के बावजूद, भारत में जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, सभी को वयस्क मताधिकार के आधार पर यह अधिकार दिया कि आपको सरकार चुनने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यह बड़ी खूबसूरती थी, यह बड़ी खूबसूरती थी। तो यानी मताधिकार कुल मिलाकर जो मत दे सकता है उसका मतदाता सूची में नाम लिखाना वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। भैया इतने बड़े देश में मतदाता सूची तैयार करना और क्षेत्रों का सीमांकन करना कि ये मतदाता ये फलानी विधानसभा में आएगा, ये कोई आसान काम लगता है? आज तो बड़ा टेक्नोलॉजी है, आज तो टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सिस्टम है। आज ऑनलाइन सिस्टम, आज तो वोट भी ईवीएम मशीन से पड़ता है, तब तो बैलेट मशीन से पड़ता था, तो बैलेट पेपर भी छपवाने पड़ते थे, उस पर सिंबल लगाने पड़ते थे, तो आसान काम नहीं था। इसलिए ऐसी जो हमारे देश के राजनेता ये उम्मीद कर रहे थे कि 1950 में चुनाव करा लिया जाएगा और निर्वाचन आयोग भी कह रहा चुनाव हो जाएगा। लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने काम स्टार्ट किया
तो उसे लगा कि ये 1-2 महीने का काम नहीं है, इसमें तो कम से कम 1 वर्ष लगेगा मतदाता सूची तैयार करने में भी, जिसमें कोई गड़बड़ियां ना हो, और क्षेत्रों का सीमांकन करने में भी। तो मतदाता सूचियों का जब पहला रूप प्रकाशित हुआ, पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। ये बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, इन महिलाओं को अलाने की बेटी, फलाने की बेटी, उनके न पति का पता न उनके पिता का पता, तो मतदाता सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। अब बताओ, 50 लाख महिलाओं के तो नाम ही नहीं थे, और जो महिलाओं के नाम भी थे उनके न तो पति के नाम न उनके पिताजी के नाम, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। तो कुल मिलाकर ये बात हमारे सामने आई। तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि इसके लिए तो विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, और जो भी मतदाता सूची हैं उनका पुनरावलोकन करना पड़ेगा, क्षेत्रों का सीमांकन करना पड़ेगा, तब जाकर चुनाव कराए जा सकेंगे। इसलिए जो 1952 में जो पहला आम चुनाव होना था वो नहीं हो पाया, और 1950 में जो आम चुनाव होना था वो नहीं हो पाया। फिर जाकर 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। कब हुआ? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। अब जैसे चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इंकार कर दिया, आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन करो मतदाता सूचियों का, और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए जिन महिलाओं की अलाने की बेटी, फलाने की बेटी, ऐसे कुछ नाम हैं। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा था। जिस प्रकार आप हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं, हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार निर्वाचन आयोग के सामने बहुत बड़ी ये समस्या थी, बहुत बड़ी ये चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि इतने बड़े देश में, भारत देश के निर्वाचन आयोग ने कभी चुनाव तो पहले कराया नहीं था। तो निर्वाचन आयोग के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा दुर्लभ काम था। तो ऐसा काम दुनिया में अब तक किसी भी मुल्क में नहीं हुआ था। भाई, मुल्क में होता कहां? दुनिया के जो विकसित राष्ट्र थे वही लोकतंत्र था, और जो विकसित राष्ट्र थे उनकी आबादी उस समय किसी की 20 लाख, किसी की 30 लाख, किसी की 50 लाख, किसी की करोड़, और भारत देश की आबादी तो बहुत ज्यादा थी। मतदाता ही 17 करोड़ थे, मतदाता ही 17 करोड़ थे। तो इतने बड़े देश में चुनाव कराना कोई आसान काम है? और मतदान कराने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी तो दी जाती है जो मतदान कराएगा। तो जब मतदान कराया गया था, कम से कम 3 से 4 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई निर्वाचन आयोग के द्वारा, तब जाकर 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था। अब उस समय जब पहला आम चुनाव हुआ तो 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने थे पहले आम चुनाव में 1952 में, और मतदाताओं में महज उस समय 15% ही साक्षर थे। कुल मिलाकर 85% जो आबादी थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी। क्या थी? अनपढ़ थी। इसलिए विदेशी मुल्क और विदेशी जो पत्रिकाएं थी या पश्चिमी मुल्क थे, इसलिए कह रहे थे कि अनपढ़ देश में क्या लोकतंत्र आएगा, उसके गरीब देश है, भिखारी देश है, वो जाहिलों का देश है, सपेरों का देश है, यह क्या लोकतंत्र को अपनाएगा? यह लोकतंत्र सफल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन भारत देश की जनता ने लोकतंत्र को सफल बनाया। इसी कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा, कैसे मतदान कराया जाए, चुनाव कराया जाए। और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी कि आपको चुनाव कराना है, और चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग दी ताकि कोई गड़बड़ियां ना हो, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर या निर्वाचन आयोग पर कोई आरोप न लगाएं, जिस प्रकार आज लगते हैं। ठीक है। तो देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से यह पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब, मैंने पहले ही कहा, जब भारत देश आजाद हुआ कोई सोने की चिड़िया तो नहीं था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोने की चिड़िया को तो लूट लिया गया था। तो ज्यादातर आबादी तो अनपढ़ थी। क्या थी? ज्यादातर आबादी तो अनपढ़ थी। तो कुल मिलाकर गरीब थी, अनपढ़ थी, और ऐसे अनपढ़ देश में है या कुपड़ देश में या गरीब देश में कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ था, और पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। लेकिन भारत ने यह निर्णय लिया कि हम तो लोकतंत्र को ही अपनाएंगे। तो ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए बड़ी एक कठिन परीक्षा थी। लेकिन इस कठिन परीक्षा का निर्णय भी भारत सरकार ने चुना, भारत देश के नेताओं ने चुना कि हम तो इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हम चुनाव कराएंगे। क्या कराएंगे? चुनाव कराएंगे। तो
उस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में हुआ करता था, ये बात भली भांति जानते हो। लोकतंत्र पैसे वाले देशों में या विकसित राष्ट्रों में या पश्चिमी मुल्कों में या धनी राष्ट्रों में हुआ करता था। कभी भी किसी गरीब राष्ट्र में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया, बड़ी दिक्कत आती है। तो उस समय यूरोप के बहुत तेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं था, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग ने, यूरोप के देशों में नहीं था, लेकिन पहली बार जब आम चुनाव हुआ तो मतदाता सूचियों में महिलाओं को भी बराबर का दर्जा प्राप्त था। वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका भी मतदाता सूचियों में नाम जोड़ा गया, ताकि वो भी देश की सरकार को चुने। क्योंकि लोकतंत्र में, परिभाषा आप भली बात ही जानते हो, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता ही तो अपने नेतृत्व को चुनती है, जो शासन चलाता है। अब ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार का अमल हुआ। तो पहली बार तो मैंने एक बार बताया था, एनसीईआरटी में पढ़ाया था, पहली बार तो सार्वभौमिक मताधिकार प्रयोग कहां हुआ था? मणिपुर में हुआ था। लेकिन भारत देश की अगर हम बात करें तो पहली बार सार्वभौम मताधिकार अमल हुआ, और यह अपने आप में बड़ा जोखिम था। क्या था? जोखिम था। तभी तो 17 करोड़ मतदाता थे, जोखिम था। और एक हिंदुस्तानी संपादक, जो अखबार पत्रकार कहते हैं ना, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं इंटेलेक्चुअल हूं, बुद्धिजीवी हूं, एक हिंदुस्तानी पत्रकार ने इसे क्या कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया इसको, चुनाव को, कि भारत बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा जुआ है, इसमें भारत फेल हो जाएगा। भारत ने सट्टा लगा दिया, जुए को हम सट्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत ने जुआ करार दिया। और कई लोगों ने तो कहा कि जीते जी जवाहरलाल नेहरू अपने आंखों के सामने, एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी, कौन सी थी? ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी, उसने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, निर्वाचित तो नहीं थे, निर्वाचन तो उनका 1952 में हुआ, ठीक है। तो अपने जीवित रहते यही देख लेंगे और पछताएंगे जवाहरलाल नेहरू कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी मुल्कों के मुंह पे तमाचा मारा इस भारत देश की जनता ने, और भारत में एक सफल लोकतंत्र हुआ। आज 75 वर्ष देश को आजाद भी हो गए, आज आजाद भी हो गए, आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। और दुनिया को हम संदेश देखते हैं कि भारत का किस प्रकार लोकतंत्र मजबूत है, किस प्रकार फल फूल रहा है। यहाँ हर भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है। इतनी सारी विविधताओं का ख्याल रखते भी भारत समृद्ध है लोकतंत्र के मामले में। एक इंडियन, अब जैसे ऑर्गेनाइजर, एक भारतीय संपादक, हिंदुस्तान का संपादक, एक संपादक पत्रकार कह रहे हैं भारत देश के बारे में। भारत को मतलब कुल मिलाकर, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हो, आपको भी क्या कहा जाता, तू आईएएस बन ही नहीं पाएगा, तेरे अंदर कोई इच्छा ही शक्ति नहीं है, तेरी परसेंट ही नहीं है, ब्रिलियंट बच्चे ही आईएएस बनते हैं, तू पढ़ता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ताने मिलते हैं। जब आप सफल हो जाते तब आपके साथ सब लोग हो जाते। उसी प्रकार भारत के साथ कोई नहीं था। विदेशी मुल्क या पश्चिमी मुल्क भी चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र सफल हो ही नहीं, लेकिन भारत देश की जनता ने और भारत के नेताओं ने बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ इस लोकतंत्र को सफल बनाया। और ये जो पत्रिका कह रही नहीं था, पत्रिका जो कह रही थी कि चुनाव हो ही नहीं सकता, ये जुआ है, ये क्या जुआ है, सबसे बड़ा फेलियर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज न्यायमूर्ति का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर के बड़े, इसमें से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की है सबसे बेहूदी नौटंकी करार दिया। बताओ, जो देश गरीब है, क्या लोकतंत्र को नहीं अपना सकता? क्या जो देश अनपढ़ है, क्या लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता? क्या ये बेहूदी नौटंकी थी? पश्चिमी मुल्क तो अपने आप को तुर्रम खां समझते थे कि वही सभ्यता के पुजारी हैं। भारत कोई कमजोर था? नहीं। भारत देश की जनता ने जवाब दिया कि गरीब होने के बावजूद, अनपढ़ होने के बावजूद, संसाधनों के अभाव को होने के बावजूद, बहुत सारी चुनौतियां होने के बावजूद, भारत देश की जनता ने आम चुनाव में एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में भाग लिया और लोकतंत्र को सफल बनाया। क्या बनाया? लोकतंत्र को सफल बनाया। तो चुनाव को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा था। जब 1950 में पहली बार चुनाव हो रहा, क्यों करना पड़ा मैंने बता दी थी कहानी, कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां भी थी। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से चुनाव स्टार्ट हुआ, 1-2 महीना ही था, लेकिन सबसे ज्यादा जो चुनाव 6 से 7 महीने चुनाव में लगे, तो 1952 का चुनाव कहा जाता है। तो 1952 के फरवरी तक ये चुनाव हुए, ये फरवरी तक चुनाव हुए। चुनावों की कहानी थी। अब इसके बाद में आऊंगा एक दल के प्रभुत्व पे। चुनाव तो हो गया, अब यहां से एक दल के प्रभुत्व की हम चर्चा करते हैं। इसकी करते हैं, एक दल के प्रभुत्व की चर्चा करते हैं। जैसे मैं प्रधानमंत्रियों की चर्चा कर लूंगा आपके सामने।
जब हम प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री कौन थे जिसने कांग्रेस का नेतृत्व किया? वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू एक करिश्माई नेतृत्व था। उनके साथ यह भी तय था कि देश को आजाद कराने में जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका है। एक विश्व स्तरीय नेता थे, एक करिश्माई नेतृत्व था। करिश्माई नेतृत्व जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस प्रकार का करिश्माई नेतृत्व था। पहली बात, इसलिए कांग्रेस पार्टी 1952 के पहले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ इलेक्शन सीटें जीत कर आई। क्या जीत कर आई? सीटें जीत कर आई। ये मैंने आपको बता दिया था। कितनी सीटें थी? तो पहला जो आम चुनाव हुआ था उसमें 3200 विधायक थे और 489 सांसद थे। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी 489 सीटों में से 364 सीटें जीत कर आई। एक दल का प्रभुत्व के बारे में बता चुका हूं। क्यों था? तो कांग्रेस पार्टी एक छाते के रूप में काम कर रही थी। जैसे मैं कहूं, सॉरी, कांग्रेस जो पार्टी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी की बात करो, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक छाता, मान लो जैसे छाता होता है, ठीक है, और छाता, ये छाता हुआ, और छाते के नीचे मजदूर भी है, युवा भी है, किसान भी है, अल्पसंख्यक भी है, महिलाएं भी है। तो मजदूर भी है, युवा भी है, किसान भी है, अल्पसंख्यक भी है, महिलाएं भी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का जनाधार पूरे भारत देश में फैला हुआ था। और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां थी, ऐसा नहीं था कि वो मजबूत नहीं थी, कि उन्होंने कोई आजादी में भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। और भी पार्टियां, जैसे मैंने नाम बताया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनसंघ, तीसरी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये मैंने बताया कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व। तो एक दल का प्रभुत्व था कांग्रेस का 1952 के इलेक्शन में। अब 1952 में जब 489 सीटों में से 364 सीटें आई, ये पहला चुनाव। जब दूसरा हुआ था 1957 में, ये बता चुका हूं आपको, तब कितनी सीटें आई? 494 से 494 से कितनी आई? 371 सीटें। और जब 1962 का जो तीसरा इलेक्शन हुआ, वो भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। जवाहरलाल नेहरू पे लोगों का भरोसा था। तब भी 1962 में भी 494 सीटों में से कितनी सीटें आई? 361 सीटें आई। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का एक दल का प्रभुत्व का दौर क्यों रहा? तो कांग्रेस पार्टी जो थी एक छाते के रूप में काम कर रही थी, और इस कांग्रेस पार्टी पर लोगों का भरोसा भी था, और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की एक आस्था थी, एक भाव था, एक झुकाव था कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई है। इसलिए भारत देश की जनता ने अपना मत, अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। और कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे भी थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो दौर था वो एक दल के प्रभुत्व का दौर था। एक दल के प्रभुत्व का दौर था। ये बात आप जानते हो इस बात को। जैसे मैं बात करूं, यहां बैक आ जाते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं। जब पहला इलेक्शन हुआ था, हां, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो आपको पूरा कंप्लीट ऐसा जो पीला पीला जो येलो कलर दिख रहा है, पूरा जो येलो कलर दिख रहा है, पूरा येलो दिख रहा है, ये क्या है? ये कांग्रेस पार्टी हर जगह इलेक्शन जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी हर जगह इलेक्शन जीत कर आई, बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के। फारूक अब्दुल्ला की बात छोड़ो, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला छोड़ो। एक केरल में, जब केरल का जो चुनाव की बात करते, जैसे मैं बात करूं, एक केरल राज्य ऐसा था जब 1959 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की पहली बार सरकार बनी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां लोकतंत्र का हमेशा विरोध करती रही, चुनाव में भागीदारी नहीं निभाती थी। तो पहली बार किसी राज्य में, केरल में, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। राज्य की बात कर रहा हूं, लोकसभा की बात नहीं कर रहा। तो नमूदरीपाद वहां के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था, उस सरकार को भी बर्खास्त कर दिया आरोप लगाकर। तो किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का जनाधार था, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, और किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का महत्व था, करिश्माई नेतृत्व था। इसलिए 1952 का, 1957 का, 1962 का, चाहे 67 का कोई भी इलेक्शन हो, जब देश कोई भी इलेक्शन 20 से 25 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का मजबूत शासन रहा, एक दल का प्रभुत्व का दौर रहा।
उसके पीछे आप कहानी जानते ही हो, ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात करूं, जैसे मैं आपके सामने प्रधानमंत्री की चर्चा कर लेता हूं। जैसे वोट की बात करें, जैसे पहले इलेक्शन की बात आती है तो 489 सीटें आपके सामने थी, बहुमत के लिए 245 चाहिए, तो कुल मिलाकर 51% सीटें, तो कुल मिलाकर 51% सीटें, कुल मिलाकर पार्टी कांग्रेस पार्टी जो थी 364 सीट का जीते आई। मतलब वोट कितना हुआ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के 44%, मतलब कुल मिलाकर 45% वोट लिया कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ये 16 सीटें जीत कर आई। अब अंदाजा लगा लो 364 सीट कहां 16, कोई विपक्ष में था ही नहीं, एक दल का ही प्रभुत्व था, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, जवाहरलाल नेहरू का ही प्रभुत्व था। मात्र वोट कितने मिले 3.29%। और तीसरी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, ये सीटें जीत कर कितनी आई 12 सीट, वोट कितना मिला 10.59%। और किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसको सीटें कितनी मिली 9। एक थी हिंद मजदूर सभा, सीट कितनी मिली 4। ऐसी एक जनसंघ थी, उसको मिली 3। अब आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस मैप के माध्यम से मैं बता रहा हूं, एक अखबार की कटिंग है, पहला लोकसभा जो 1952 का हुआ था, उसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार 1952 में कांग्रेस का प्रभाव था। तो एक दल के प्रभुत्व की दौर की हम जब भी चर्चा करते हैं तो उस समय कांग्रेस का प्रभाव था। कांग्रेस का तो एक टैग लगा हुआ था कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर हम प्रधानमंत्रियों की बात करें, जैसे मैं आपके सामने प्रधानमंत्रियों की चर्चा कर लूं, सॉरी, पहले प्रधानमंत्री तो आपको पता है जवाहर, क्या नाम था, जवाहरलाल, दूसरा यही थे पहले। अब दूसरे ये गुजर गए, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, क्या नाम था, नंदा, ऐसे आपको पता भी होगा। फिर ये भी फिर उसके बाद कौन बनते हैं, लाल बहादुर, ये भी इनकी मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर, सब आपको पता है। बस आपको थोड़ा सा लाल बहादुर, इनकी भी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, हार्ट अटैक होने से। लाल बहादुर के बाद कौन बना, फिर गुलजारी लाल नंदा, ये भी कार्यवाहक बने। इनके बाद कौन बना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बना, मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस का जो एक दल का प्रभुत्व का दौर था वो खत्म हुआ। और 1977 में इसके बाद पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार इसकी बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। तो जनता पार्टी के में 2 प्रधानमंत्री, एक चौधरी चरण सिंह, इनके बाद चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस का समर्थन भी बाद में प्राप्त था, चौधरी चरण सिंह। लेकिन ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई। कौन आ गई, इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी के बाद कौन आया, राजीव गांधी आ गए। ये आपको पता है, राजीव गांधी आ गए। फिर बीच में एक राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। किसकी बनी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। तो बीपी सिंह का नाम सुना होगा। जब राष्ट्रीय 1989 में कांग्रेस पार्टी, मतलब पहली बार गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। तो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब से होती है, 1989 से। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है 1989 से, जब राष्ट्रीय मोर्चा की पहली बार सरकार बनती है। राष्ट्रीय मोर्चा किसकी बनती है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है। तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में भी 2 प्रधानमंत्री बने, एक बीपी सिंह, एक चंद्रशेखर। क्या नाम था, लिख सकते हो, बीपी सिंह और एक चंद्रशेखर नाम था। अब फिर इसके बाद ये भी राष्ट्रीय मोर्चा की भी सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे। फिर 1996 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी। कौन आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में आपको अंदाजा है, बस एक आइडिया दे रहा हूं, 1996 में अटल जी आ जाते हैं। 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर ज्यादा लंबे समय तक सरकार नहीं चला पाते।
फिर एच डी देवगौड़ा आ जाते हैं, और एच डी देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है 1997 कह सकते हो। 1997 में जैसे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। अलग से एक चैप्टर भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, पूरा कंप्लीट बताऊंगा। संयुक्त मोर्चा, और संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस का समर्थन था। तो कुल मिलाकर यहाँ इंद्र कुमार गुजराल और एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन बने? मनमोहन सिंह, 2 कार्यकाल तक। और वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री 2014 के बाद? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी वर्तमान में है। वर्तमान की अगर बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी, बस इतना ही समझ लो। बस मैंने एक बताया आपको किस प्रकार प्रधानमंत्री कब रहे। लेकिन 1952 से लेकर 1977 तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा, एक दल का ही प्रभुत्व रहा, वो थी कांग्रेस पार्टी। हालांकि 1969 में कांग्रेस पार्टी के बीच में अंदरूनी कोई टकराव की स्थिति थी, तो इंदिरा आई बन चुकी थी, लेकिन वो कांग्रेस ही थी। क्या थी? कांग्रेस ही थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक दल के प्रभुत्व के दौर की हम चर्चा करते हैं। ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या प्रकृति थी कांग्रेस की, ताकि आम जनता, देश की जनता कांग्रेस पार्टी को ही पसंद करती थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें हर तबके का व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गांव हो, हर कोई कांग्रेस को पसंद करता था। और करिश्माई नेतृत्व था, और उसके साथ टैग था कि देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए जब हम चर्चा करते एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो एक दल का प्रभुत्व का दौर कांग्रेस पार्टी का ही रहा जब भारत देश का पहला आम चुनाव हुआ, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा। ये बात आपकी समझ में थोड़ी बहुत आ भी गई होगी, और द्वारा इसको मैं पढ़ाऊंगा, अलग से चैप्टर लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपके सामने। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब तो बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का इलेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1952 का इसको इलेक्शन कहा जाता है। कौन से चुनाव को? जो पहला आम चुनाव हुआ। तो चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में चुनाव 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना, कुल 6 महीने लग गए। चुनाव भी हुआ 2-3 महीने में, और 3 महीने में उसकी मतगणना हुई, तो 6 से 7 महीने लगे। और चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। विपक्षी लोग, ऐसा नहीं था कि एक ही पार्टी का कोई शासन था, विपक्षी पार्टियां भी थीं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का इतना जनाधार नहीं था, इतना ज्यादा जनाधार भी नहीं था, और उनका प्रभाव गांव तक भी नहीं था, और करिश्माई नेतृत्व भी नहीं था, वो शहरों तक ही सीमित थे। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार थे। आज औसतन उम्मीदवार कर एक सीट पर 20-20 खड़े होते। स्थितियां कुछ अलग थी, और उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे, तो लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस चुनाव, पहला जो आम चुनाव हुआ, तो इसको त्योहार माना, एक उत्सव माना कि हम पहली बार लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो देश की आम जनता ने भी बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया, और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर आई। तो कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला, लगभग 60% मान लो, और चुनाव परिणाम घोषित हुए। और हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस चुनाव परिणामों को निष्पक्ष बताया। जिस प्रकार अगर आज हम वर्तमान की बात करें, आज जितनी भी पार्टियां चुनाव हारती हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या कंपटीशन रख रही हैं, हमेशा जो सत्ता में पार्टी आती है, सरकार पर या निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगता है कि ईवीएम हैक हो गई, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, हमारे साथ बेईमानी हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई। लेकिन पहला आम चुनाव था, पहला आम चुनाव था, जो चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे थे विपक्ष में, वो हार भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चुनाव बिल्कुल एक त्योहार के रूप में हुआ, एक निष्पक्ष तरीके से हुआ, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आज स्थितियां कुछ अलग हैं। आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं हम एक दल के प्रभुत्व का दौर, लेकिन कांग्रेस की हालत तो आज ऐसी है कि आज कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि 10% सीट भी नहीं ला पा रही है। आज विपक्षी पार्टी का भी दर्जा प्राप्त करने लायक सीट नहीं, कांग्रेस के हालात वो हो चुके हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई करिश्माई नेतृत्व तो नहीं है, जबकि जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पास करिश्माई नेतृत्व है। जैसे नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है, एक नायक के रूप में उपस्थित हुआ और जनता के सामने अपील करता है, एक जो कनेक्टिविटी है, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। जब देश आजाद हुआ था, जब पहला चुनाव हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी के पास चेहरे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, और इंदिरा गांधी हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, राजीव गांधी जैसे चेहरे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो जनता से कनेक्ट करता हो, अपील करता हो, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा।
इसलिए कांग्रेस पार्टी जो एक दल का प्रभुत्व का दौर हुआ करता था, आज नहीं है। आज किसी का प्रभुत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो 2014 में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई और 2019 में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई। आगे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, कि वो तो आम जनता पे डिपेंड करता है कि जनता किसको चुनती है, ये मैं तय नहीं कर सकता, फैसले बदलते रहते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर हारने वाले उम्मीदवारों ने भी चुनाव को निष्पक्ष बताया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इस जनता ने प्रयोग किया और आलोचकों के मुंह पर यह तमाचा था। आलोचकों के मुंह पर यह तमाचा था। जो भी आलोचक थे उनके मुंह बंद हो गए। जिस प्रकार आप आईएएस की तैयारी करते हो, एक दिन आप आईएएस बन जाते हो, अफसर बन जाते हो, एसडीएम बन जाते हो, तो जो आपके आलोचक थे उनका मुंह बंद कर देते हो आप, वही फिर आपकी तारीफ करने लगते हैं। उसी प्रकार जितने भी पश्चिमी मुल्क थे या पत्रकार थे या कुछ संपादक थे या कुछ अखबार थे, जैसे ऑर्गेनाइजर, जैसे लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र कभी सफल हो ही नहीं पाएगा, इतने बड़े जाहिलों के देश में चुनाव हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और भारत में बड़े निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ और एक उत्सव के रूप में चुनाव को अपनाया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार भारत देश ने 1952 का चुनाव कराकर दुनिया को यह दिखा दिया था। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, यह भी अखबार था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार, इन चुनावों ने उन सभी जो आलोचक थे, ऑर्गेनाइजर जैसे कुछ विदेशी समीक्षक, विदेशी मुल्क, पश्चिमी मुल्क जो लोकतंत्र की दुहाई देते थे कि लोकतंत्र सफल केवल पढ़े लिखे देशों में, विकसित राष्ट्रों में, साक्षर देशों में ही हो सकता है, अमीर देशों में ही हो सकता है, धनी राष्ट्रों में ही हो सकता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा। ये चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया और सार्वभौमिक मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे जितने भी पत्रकार, जितने भी विदेशी आलोचक, देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान हो गए कि आखिर इस गरीब राष्ट्र ने, निर्धन राष्ट्र ने, अनपढ़ देश ने इतना चुनाव करा तो करा कैसे दिया? वो भी 17 करोड़ मतदाता, ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तुम हम पे तमाचा मारा। तो भारत को तुम तभी तो कहते सैल्यूट भारत को, भारत कुछ भी कर सकता है, दुनिया को दिखा दिया। ऐसे ही एक हिंदुस्तान टाइम्स था, हिंदुस्तान अखबार टाइम क्या कह रहा है कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। यह बात भी मानी जाती भारत कभी चुनाव करा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जाहिलों के देश में, अनपढ़ देश में कभी लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराए ही नहीं जा सकते। तो हमारा हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में इतना बड़ा चुनाव विश्व के किसी भी देश में नहीं हुआ था, लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। और 1952 का जो आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जो दुनिया के मुल्क भारत की तरफ आलोचना करते थे कि इतने बड़े देश में, अनपढ़ देश में, गरीब राष्ट्र में लोकतंत्र आ ही नहीं सकता, मजबूत बन ही नहीं सकता, लेकिन भारत ने एक करारा जवाब दिया। क्या दिया? एक करारा जवाब दिया। और भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। ये हमारी देश की आम जनता पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? देश की आम जनता पर डिपेंड करता है। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात बिल्कुल दरकिनार हो गई। लोकतांत्रिक चुनाव गरीब देश में भी हो सकते हैं, अशिक्षित देश में भी हो सकते हैं। आपने देखा नहीं हमारे गांव के अंदर या अनपढ़ लोगों को क्या सरपंच नहीं चुना जाता? क्या हमारे देश में अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं बनते? क्या हमारे देश में अनपढ़ क्या मंत्री नहीं बनते थे? क्या नहीं बनते? अब तक तो देश में अनपढ़ ही जनता थी, लेकिन देश की आम जनता अपने सरपंच को भी चुना, है ना, अपने चेयरमैन को भी चुना, एमएलए को चुना और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद को चुना, प्रधानमंत्री को चुना। अनपढ़ थे लेकिन बेवकूफ नहीं थे, समझदार थे, बुद्धिमान थे। जो दूसरे मुल्क अपने आप को सभ्यता का ठेकेदार मानते थे, उनको एक करारा जवाब था। तो ये दुनिया को दिखा दिया भारत देश ने कि गरीब राष्ट्र में भी, अनपढ़ देश में भी लोकतांत्रिक चुनाव बड़ी मजबूती के साथ कराए जा सकते हैं। ये दुनिया को संदेश दिया। तो यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। तो भारत को देखकर दूसरे मुल्क थे जिन्होंने, जब वो 1940 के दशक में आजाद हुए थे, उन्होंने लोकतंत्र को नहीं अपनाया था,
अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रहे थे या सैनिक शासन था, उन्होंने भी भारत से सीखा कि भारत भी अभी अभी आजाद हुआ, भारत अभी भी गरीब है, कोई विकसित राष्ट्र था नहीं। अगर भारत में चुनाव कराए जा सकते हैं तो हमारे देशों में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। तो दुनिया में भारत ने दुनिया को मार्ग दिखाया, और जितने भी मुल्क थे, चाहे वो आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया के हों, चाहे अफ्रीकन देश हों, उन्होंने भी भारत को देखकर लोकतंत्र को अपनाया। किसको अपनाया? लोकतंत्र को अपनाया। तो कुल मिलाकर दुनिया में लोकतंत्र को फैलाने के लिए भारत ने एक दिशा निर्देश जारी किया, एक उदाहरण पेश किया कि आप भी लोकतंत्र को अपना सकते हो, और लोकतंत्र में ही जनता को सहारा रह सकती है, लोकतंत्र में ही जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंच सकता है, लोकतंत्र में ही धर्मनिरपेक्ष शासन हो सकता है, लोकतंत्र में ही मानवाधिकारों की रक्षा हो सकती है, लोकतंत्र में ही समानता मिलती है, लोकतंत्र में ही व्यक्ति की आजादी होती है, लोकतंत्र में ही शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। कितनी बड़ी खूबसूरती की बात थी। तो दुनिया को एक संदेश दिया, किसने? भारत ने। सॉरी, ठीक है। अभी अबुल कलाम बहुत बड़े नेता थे, मुस्लिम राज थे, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो आपकी समझ में कुछ आया? आ भी गया होगा कि नहीं आया? आया। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, ये चैप्टर चलेगा। मैं आपसे रोज कहता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, जितने शेयर करेंगे, मुझे उतना ही आनंद आएगा। बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और बड़े साधारण तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं कहानी के रूप में आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद भी करता हूँ। बस आपका सहयोग, आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट करते रहिए। बस अब मैं 1 या 2 दिन, 2 या 3 दिन और लगेंगे, फिर इसके साथ में हर दिन IR भी लेकर आऊँगा, और NCERT भी आपकी पैरेलल चलती रहेगी, और IR के भी चैप्टरों के बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ। तो बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज UPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे कहे कि आप IAS नहीं बन सकते, शांत रहो, आलोचकों को जवाब अपनी पढ़ाई से, मेहनत से, क्रम से दो। आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके अंदर ही समाई हुई हैं। बस आपको जगाने की आवश्यकता है। अगर आप जाग गए तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।